तब इसमें शायद ये विश्व फुटबॉल की बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी क्या? पढ़ ली थी, कोई बात नहीं। तो विश्व फुटबॉल दिवस है ना, अभी मनाया जाएगा, इसको ध्यान में रखना। मैंने दूसरी बार इसलिए लिया है कि पहली बार अनाउंसमेंट हुआ है इस दिवस का। कब मनाया जाएगा? 25 मई। तो अभी 25 मई आई नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा आपके इसमें ले लिया कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, और पहली बार ही मनाया जाएगा। देखो पहली बार हमने एक दिवस मनाया था, अगर आपको ध्यान में हो तो, और वो बनाया था भाला फेंक दिवस, और ये पूछ लिया गया था। जब हमने भाला फेंक दिवस मनाया था पहली बार 7 अगस्त को, कब मनाया था? 7 अगस्त 2021 को। तो 2022 को पहली बार मनाया गया था। पहली बार मनाया कब गया था? अनाउंसमेंट 21 में हुआ था, और मनाया कब गया था? 2000। तो भाला फेंक दिवस 2022 में पहली बार मनाया गया था, और अभी 2022 में कौन सा मनाएंगे हमें? विश्व फुटबॉल दिवस। ठीक है, और ये कब मनाएंगे? 25 से। क्यों मनाएंगे? क्योंकि 1924 में पहली बार आपके इस फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया था। तो 1900 आपके 24 के पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इसको शामिल किया था, इस वजह से विश्व फुटबॉल दिवस है। अब हम 25 मई को 2024 से प्रत्येक वर्ष मनाएंगे, यानी इसकी ये 100वीं वर्षगांठ के रूप में शामिल किया है। ठीक है, और इस बार भी 2000 आपके 24 के ओलंपिक हो रहे हैं, ये भी कहां हो रहे हैं? पेरिस में ही हो रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखना ये बात भी। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को ये लगी ना, मई महीने की सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मेरे को यही लगी, एस्ट्रोजेनिका। एस्ट्रोजेनिका, देखो एस्ट्रोजेनिका ब्रिटेन की एक आपके फार्मा कंपनी है, यानी ब्रिटेन में ये इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है, दवा निर्माता कंपनी है। सुनना पहले इसके बारे में, ये जो एस्ट्रोजेनिका है वो क्या है? एस्ट्रोजेनिका, एस्ट्रोजेनिका जो है वो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है। कहाँ की है? ब्रिटेन की। ठीक है, और अभी इन्होंने ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी? ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिलकर एक दवा बनाई थी, उस दवा का नाम था कोविशील्ड। कौन सी दवा थी? जिसने हमें अमर किया। हाँ भाई, जो मरने थे वो तो मर गए, अब जो बच गए वो अमर है, अब नहीं मरेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। ये जो एस्ट्राजेनिका है ये आपके, और एस्ट्राजेनिका ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है, ध्यान में रखना। और इन्होंने किसके साथ मिलकर दवा बनाई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोविशील्ड दवा बनाई थी। और ये कोविशील्ड दवा है, ये उन लोगों के लगती है जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति थे उनको ये कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई थी। अच्छा, इस वैक्सीन में वैक्सीन लगाने का जो टाइम गैप था वो था 3 महीने का, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड डोज जो लगा था उसके बीच में कितने माह का अंतराल था? तो 3 माह के अंतराल से ये कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई थी। बात समझ में आएगा? तो 3 बातें हैं। पहली बात तो एस्ट्रोजेनिका कहाँ की कंपनी है? कि ब्रिटेन की। इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन किसके साथ मिलकर बनाई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर बनाई। और तीसरी बात है कि ये कोविशील्ड वैक्सीन किसको लगती है? तो ये 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन लगती है। और इस वैक्सीन में जो आपके समय अंतराल है वो कितना है? 3 माह। कितना है? 3 माह। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इससे लोगों में आपके रक्त का थक्का जमने की बीमारी है, यानी जिन लोगों के ये वैक्सीन लगाई गई, ऐसे कहा गया है कि उनके रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम आई है। सबके नहीं, कुछ एक लोगों को ऐसे बताया गया है, और उन्होंने साइंटिफिक इसके रीजन भी दिए हैं। अब है कि नहीं है वो तो वो जाने। इसको शॉर्ट में आप कहते हैं टीटीएस। क्या कहते हैं? तो आपके किस बीमारी के संकेत मिले हैं आपको? तो टीटीएस बीमारी के संकेत मिले हैं, इसको आप ध्यान में रखना। तो ये मैं पूरा विवरण जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि एस्ट्रोजेनिका जो वैक्सीन है वो ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है। एस्ट्रोजेनिका उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कब बनाई थी? 2000 है। तो देखो एस्ट्रोजेनिका ब्रिटेन फार्मा कंपनी ने 2020 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, और कोविशील्ड वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस के लक्षण सामने आए हैं। ठीक है, यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कितने माह से गैप से लगती है? यानी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में कितने महीने का गैप हो? 3 महीने। फिर आपने कहा इसके फार्मूले से भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई वो बनाई थी सीरम ने। किसने बनाई थी? सीरम ने। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें? तो ये आपको एस्ट्रोजेनिका के बारे में मान लो, चाहे आपके कोविशील्ड के बारे में बातें कर लो, ये इतनी बात इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मई महीने में इससे ज्यादा चर्चित टॉपिक है कोई नहीं। अगर मई करंट अफेयर से पहला प्रश्न अगर बनाने की बात करें तो वो यही बनेगा। दूसरा बनेगा ये
व्लादिमीर पुतिन, ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 5वीं बार, ठीक है। और एक ये वेस्ट नाइल फीवर, ये भी हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये देखो, सौर ऊर्जा जो है ना, सौर ऊर्जा, हम लगातार भारत में सौर ऊर्जा आपके जो प्लांट स्थापित करने के या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार कर रही है। और आपको पता होगा कि सौर ऊर्जा का कार्य हम पिछले आपके 8-9 सालों से कर रहे हैं। 2015 में सौर ऊर्जा अलायंस बना था, उससे लेकर आज तक हम लगातार प्रयासरत है। सुनना मेरी बात थोड़ी सी, क्या कह रहा है ये, एक आपके ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट आई है 2024 की। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की सूची आई है। उसमें सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने में अगर देश अग्रणी रहे हैं तो 1 नंबर पे है चीन, 2 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका USA, और 3 नंबर पे कौन है? पहले भारत चौथे स्थान पर हुआ करता था। कौन से स्थान पर हुआ करता था? और अब भारत चौथे से कौन से पे आ गया? किसको छोड़ के आया है? जापान को। तो ये ध्यान में रखना, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए आपके ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार अब भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पर है। आपको ध्यान में रखना है, हमने सौर ऊर्जा में बढ़ावा देने को लेकर या सौर ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो, इसके लिए भारत सरकार ने या भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक गठबंधन किया था, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या बोलते हैं? ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन कहते हैं इसको, या अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन कहते हैं। ये आपके अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा अलायंस जो बना था वो बना था 2015 में। कब बना था? 2015 में। किसके सहयोग से बना था ये? तो ये भारत और फ्रांस के सहयोग से बना था। किन देशों के सहयोग से बना था? भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस गठबंधन का गठन किया था। और वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश है वो कितने? 97 सदस्य देश आपके किसके हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 97। ये ध्यान रखना, 97 देशों ने सदस्यता ले ली है कि साहब हम भी सौर ऊर्जा में योगदान देंगे, हम भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। तो वर्तमान में इस ISA के मेंबर ऑफ कंट्री कितने? 97। और मैंने ये भी लिखा था कि 97वां देश कौन सा था, अगर आपको याद हो तो हमने शायद 2 शनिवार पहले इसी पे चर्चा की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने भी है, उन अंतरराष्ट्रीय संगठन में मैं अगर इस एक संगठन को छोड़ दूं तो बाकी किसी भी संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भारत में नहीं है। तो आपको पूछ ले किस एकमात्र इंटरनेशनल अलायंस या ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है, तो वो इसका यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो आपके जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम। कहां पर है? तो ये ध्यान में रखना, गुरुग्राम। इसको हम पहले कहते थे गुड़गांव, आजकल इसका नाम चेंज हो गया और गुरुग्राम कहते हैं। हरियाणा में आता है ये, दिल्ली NCR की सीमा में शामिल है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये बात समझ में आई आपके? तो ध्यान में रखना, अभी जो आपके ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चीन और USA के बाद कौन से स्थान पे है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बारे में आप पहले से भी जानते हो अगर आपको ध्यान में हो तो। ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहले जानते हो क्या हुआ था? ये 98, ये कितने तारीख को मनाते हैं? देखो आज तक भारत में कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? 3। कितने किए हैं? पहला परमाणु परीक्षण जो भारत ने किया था वो किया था 18 मई को। 18 मई 1974 जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो आपके किया था पोखरण में। कहां पर किया था? और पोखरण आता है जैसलमेर में। कहां आता है? जैसलमेर में, ठीक है। दूसरा परमाणु परीक्षण जो हमने किया था वो किया था 11 मई 1998 में, और तीसरा परमाणु परीक्षण किया था हमने 13 मई 1998 में। तो हमने आज तक कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? 3 परमाणु परीक्षण किए। कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? 3 परमाणु परीक्षण किए। पहला परमाणु परीक्षण हमारा होता है 18 मई 1974 को। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री होती है, बुद्धा इस्माइल के नाम से वो परमाणु परीक्षण करती है, ठीक है ना भाई। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, USA ने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा हमने किया ही नहीं है, हमने तो बुद्धा इस्माइल, हमारा बुद्धा तो हंस रहा है ना, बुद्धा लाफिंग।
परमाणु परीक्षण का नाम था बुदा लाफिंग। और ये किसका प्रतीक है? परमाणु परीक्षण है, शांति का प्रतीक है कि जब भाई जी हमारे पास भी हथियार होंगे, आपके पास भी हथियार होंगे, तो आप उछल कूद नहीं करोगे, और अगर केवल आपके पास ही हथियार होंगे तो आप हमारे पर ध्वंस जमाओगे। ठीक है ना? तो हमने भी हमारी सहायता के लिए परमाणु परीक्षण किया है। तो एक करार होता है सीटीबीटी। कौन सा करार होता है? जब मनमोहन सिंह जी शायद प्रधानमंत्री थे तो सीटीबीटी बिल आया था और कहा था कि साहब साइन कर दो कि आप परमाणु परीक्षण नहीं करोगे। बोले क्यों कर दें? कैसे कर दो? हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। बोले आप कर दो। बोले हमें तो आवश्यकता है सुरक्षा के लिए। बोले हमारी सुरक्षा नहीं है क्या? हम तो नहीं करेंगे। तो मनमोहन सिंह जी ने सीटीबीटी जो है ना, जो पत्र है, उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। तो परमाणु परीक्षण भारत का पहला होता है 1974 में, सेकंड होता है 1998 में, और कितने तारीख को होता है? तो 11 मई को। 11 मई को भारत का जो परमाणु परीक्षण होता है, इसका पूरा का पूरा जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी को। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्रिकेट का मैदान बनाया और उसके नीचे ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी। यूएसए की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे भारत की है इसरो, ऐसे यूएसए की है नासा। नासा पूरी तरह से भारत पे कांस्टेंट थी कि भारत कुछ बड़ी हरकत नहीं कर दे। भाई जी रुक जाओ यार, सामने देख लो। तो पूरी तरह कांस्टेंट था कि वो कोई गलत हरकत नहीं कर दे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको पता ही नहीं चलने दिया। उनको तो पता चला जब परमाणु परीक्षण हो गया तब पता चला। तो भारत ने 11 मई को परमाणु परीक्षण किया, और 11 मई का जैसे ही परमाणु परीक्षण यूएसए ने देखा तो वो सदमे में था कि बेटा इसने कैसे कर दिया। वो रिसर्च कर रहा था कि कैसे कर दिया, इतने में हमने एक दूसरा और कर दिया 13 मई को। तो हमने उस समय 2 परमाणु परीक्षण किए, एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में किए। वो उस समय साइंटिस्ट थे और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 11 मई और 13 मई ये 2 परमाणु परीक्षण होते हैं हमारे। ठीक है, आपने देखे होंगे एक, जैसे ये परमाणु परीक्षण होता है ना, तो इंदिरा गांधी के पास फोन आता है यूएसए के राष्ट्रपति का, हाँ, कि आपके जो राष्ट्रपति कार्यालय है वहां से फोन आता है कि इंदिरा गांधी को कहा कि आपसे यूएसए के राष्ट्रपति फोन बात करना चाह रहे हैं। तो बोलो कह दो एक बार वेटिंग रखो। इंदिरा गांधी एक बार मिलने गई थी यूएसए के राष्ट्रपति से, तो यूएसए के राष्ट्रपति ने इनको वेटिंग में रखा था, बोले बिठा दो। तो जैसे ही मतलब जैसे मान लो इंदिरा गांधी को वेट कराया 3 घंटे, तो इंदिरा गांधी ने 3 घंटे 1 मिनट हुआ नहीं, तो बोले अब बात करो। बोलो क्या बोल रहे थे? बोले आपने परमाणु परीक्षण कैसे कर दिया? बोले कर दिया। कैसे क्या? बोले आप मेरे से बात नहीं कर सकते। बोले क्या क्या बात करें? आपसे बात करने आए थे 3, तो आपने 3 घंटे बैठाया था, अब हमने भी 3 घंटे 1 मिनट वेट कराया। यूएसए का राष्ट्रपति तिलमिला गया था। इंडिया की लेडी डॉन थी, बहुत खतरनाक थी। इंदिरा गांधी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाया, कोई नहीं बन पाया, नहीं तो कोई बनेगा नहीं बन पाए। उन्होंने लास्ट में थोड़ी तानाशाही जरूर कर दी थी, इस वजह से वो चुनाव हार गई थी। उसको सबक मिल गया था 1977 में, उनको सबक मिल गया था उस तानाशाही का, क्योंकि भारत की एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री रही है जो खुद ही चुनाव हार गई। जैसे मान लो इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं वाराणसी से, तो ये सेकंड प्रधानमंत्री होंगे, है ना? मजे हो जाए तो है? क्या कह रहे हो? नहीं हारेंगे नहीं, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि हार जाएं तो ऐसे सेकंड होंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। आज तक एकमात्र ऐसे हुए हैं जो हार गई थी प्रधानमंत्री रहते हुए। ठीक है ना? अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो तो प्रधानमंत्री थोड़ी थे। अब चेहरा तो किसी को बना दो, मैं मेरे को बना दूं, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं प्रधानमंत्री चेहरा हूं, तो वो बनाएगा कौन मुझे? पहले लड़े तो सही, है ना? हाँ, तो उसके लिए 5 आपके नॉमिनी होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। हम अब 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये ध्यान में रखना, क्यों मनाते हैं? कि 1998 के परमाणु परीक्षण की सफलता की याद में मनाते हैं। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है 11 मई। देखो 8 मई को थैलेसीमिया दिवस था, पढ़ा था ना आपने? थैलेसीमिया नहीं पढ़ा? पढ़ा था, पिछली सीट में है क्या थैलेसीमिया दिवस? नहीं है, कोई बात नहीं, लिख दो 8 मई थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया मैंने सोचा है, है क्या? हाँ, एक 7 मई का भी इसमें दे रखा है, मुझे दे दो। एक 7 मई का भी दे रखा है इसमें, एक 8 मई का भी दे रखा है, 2 दिवस दे रखे इसमें। देखो 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस दे रखा है ना, और विश्व एथलेट, मैंने कहा एथलेटिक्स में टोटल 26 इवेंट आते हैं, और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस है, दे रखा है ना? तो
आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था क्या? है थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, मिया है थैलेसीमिया। इसमें लिखा हुआ भी है आपकी पिछली वाली सीट में। 7 मई को तो विश्व एथलेटिक्स दिवस था, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद में अगर देखें तो आपके एक नाम आएगा आपके द विनर्स माइंड सेट पुस्तक। तो द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। कहाँ के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है सेन वॉटसन। एक पहले क्रिकेटर थे सेन वॉर्न, वो भी ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना, ये ध्यान में रखना। नाम है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाएगा? 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत क्या है तो मैंने आपको शायद बताया भी होगा। आयुष्मान भारत में ये स्वास्थ्य योजना है। आयुष्मान भारत क्या है? स्वास्थ्य योजना है। इसमें एक व्यक्ति का एक परिवार का 1 साल में 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है कि आप किसी भी रूप से बीमार हो तो आपको सरकार आपको इलाज कराएगी 5 लाख रुपए तक का। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, तो ये आपके 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था। हालांकि ये 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरू होनी थी, किंतु उसको पूर्ण रूप से हमने 25 सितंबर को शुरू किया था, 25 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो आयुष भारत योजना। अब संजीव खन्ना नाम है। देखो अब तक की अगर मैं थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो मैं थोड़ी स्पीडली बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपने ये पढ़ा कि भारत में 1773 में एक एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में। कहां हुई थी? और ये जो कलकत्ता में 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? कि एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे जब 1774 में कलकत्ता में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था उसकी। फिर आपने कहा कि एक एक्ट और आया, उसे कहते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में भारत में कौन से कोर्ट की स्थापना हुई? ये तो था सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में फेडरल, या उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स कोर्ट, या क्या बोलते हैं उसको, एक नाम और आता है ना, बताओ क्या नाम आता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक है सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं अरे ये नाम ही नहीं थे अधीन स्तर, ये तो अब नाम है। उस समय का नाम बताओ। संघीय न्यायालय। जिनको कहते थे फेडरल कोर्ट, क्या कहते थे? फेडरल कोर्ट कहते थे। कलकत्ता में बना एलिजा एमपी। फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है 1937 में, और इस फेडरल कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट का मतलब ये था जैसे आज के हाई कोर्ट। फेडरल कोर्ट कोई भी डिसीजन देता तो उसके डिसीजन के विरुद्ध आप इससे ऊपर जो कोर्ट होता था उसमें शिकायत कर सकते थे, और इससे ऊपर जो कोर्ट था वो था लंदन में प्रीवी काउंसिल बोलते थे उसको। तो फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप शिकायत कहां कर सकते थे? लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में। ठीक है, ये जो फेडरल कोर्ट है 1937 में बना, और ये जो फेडरल कोर्ट है इसकी बात करें तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मॉरिस ग्वेर। कौन बने थे? मॉरिस ग्वेर। मॉरिस ग्वेर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। बाद में भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना, वो बना 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट बना तो इस सुप्रीम कोर्ट में एक तो था मुख्य न्यायाधीश, एक तो था, और 7 बन सकते थे अन्य न्यायाधीश। टोटल न्यायाधीश कितने बन सकते थे? 8। इसमें पहले जो सीजीआई बने वो बने हीरालाल जैकब दास कानिया। ये हीरालाल जे कानिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के यानी स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, और ये जो फेडरल कोर्ट बना था
इसके ये फोर्थ न्यायाधीश थे। यानी फेडरल कोर्ट का जब समापन किया गया, फेडरल कोर्ट को जब हटाया गया, उस समय इसके न्यायाधीश थे हीरालाल जैकूब दास कानिया, और इन्हीं को आपके सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया स्वतंत्र भारत का जब सुप्रीम कोर्ट बना तब। आज तक सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश बन गए 50। कितने बन गए? और अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी.वाई. चंद्र, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और अभी इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इनकी जगह नए न्यायाधीश बनेंगे 51वें नंबर के, वो होंगे संजीव। तो संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो आपको पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, तो संजीव खन्ना। समझ में आ गई बात? अब आज तक भाई संजीव खन्ना को भी जोड़ दे तो 51 न्यायाधीश हो जाते हैं, हालांकि अब तक बने कितने हैं? 50। इन 50 में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है। मैं चीफ जज की बात कर रहा हूं, तो आज तक कोई भी महिला सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन पाई है। अगर मैं बात करूं कि भारत की पहली महिला सीजेआई कौन बन सकती है, तो एक नाम है बी.वी. नागरत्ना। ये जो बी.वी. नागरत्ना है, ये नागरत्ना नाम है ना, बी.वी. नागरत्ना जो है वो आपके 2027 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजीआई हो सकती है। तो फर्स्ट वुमेन सीजीआई है, वो कौन हो सकती है? आपके बी.वी. नागरत्ना। कब बन सकती है? 2027 तक, अगर ये जीवित रही या सुप्रीम कोर्ट में जज रही तो 1-1.5 महीने के लिए बनेगी। पहले कैसे पता चला? तो हमारे भारत में ये परंपरा है, परंपरा यह है कि वरिष्ठता को प्रमुखता दी जाती है। यानी जो वरिष्ठ है वो सबसे पहले क्या बनता है? राजा बनता है, सबसे पहले राष्ट्रपति बनता है। मतलब राष्ट्रपति में तो वरिष्ठता नहीं है, जैसे पहले राजा का बेटा राजा, तो सबसे बड़ा लड़का ही बनता था। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसे है कि जो सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ है उम्र में नहीं, एक्सपीरियंस में, जो एक्सपीरियंस में वरिष्ठ है उनको यहां पर क्या बनाया जाएगा? आपके सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। तो उसके अनुसार आपके कौन हो रही है 2027 में? वरिष्ठ बी.वी. नागरत्ना। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बातें। थोड़ा लिख दो इनको फास्टली है। 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। है हाँ, ना मेरी नहीं है, पता ही नहीं है, मेरी तो बीती है, आज इतनी है, अब सोमवार से ही आएगी। लिख दिया गया? जल्दी लिखो तो थोड़ा सा। हाँ, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो फेडरल कोर्ट था ना, इसके ये चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में फेडरल कोर्ट को हटा दिया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए। क्योंकि 1950 में जब हमें गणतंत्र हो गए, तो फिर आपके फेडरल कोर्ट को हटा के भारत के नए सुप्रीम कोर्ट को बना दिया था। ठीक है ना? ऐसे आगे चलूं? थोड़ा फास्ट लिख दो। तो देखो, आपने इसमें यही देखा था कि संजीव खन्ना जो है वो 10 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं।
हो सकते हैं, होंगे ही कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं इन्हीं को बनाए, क्योंकि अभी वरिष्ठता क्रम में सबसे वरिष्ठ यही है। तो ये कब बनेंगे? 10 नवंबर को, क्योंकि आपके 10 नवंबर को किसका कार्यकाल पूरा हो रहा है? डीवाई चंद्रचूड़ का, क्योंकि वो 10 नवंबर को क्या हो रहे हैं? 65 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति न्यायाधीश होता है ना, उनके कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल आपके अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के अनुसार होता है, कि जैसे ही 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हुई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कंप्लीट हुआ। चाहे न्यायाधीश और चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, उम्र कितनी है? 65 साल। 65 वर्ष के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रह सकते, और 62 साल के होने के बाद में आप हाई कोर्ट में जज नहीं रह सकते। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल है 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ क्यों हट रहे हैं? तो उनका 65 वर्ष का जो आपके उम्र है वो पूरी हो रही है ना, टेन्योर आपके समाप्ति के बाद। तो अब देखो, इसके बाद में एक नाम आया कामी रीता शेरपा। क्या नाम आया? कामी रीता शेरपा है, वो नेपाल के हैं, और ये नेपाल का क्या है? पर्वतारोही है। इन्होंने 29वीं बार आपके माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा। कहां के हैं? नेपाल के। ये कहां के हैं? और नेपाल की जो आपके ये जो आपके माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो भी लिखी हुई है आपको किताबों में, 8,848 मिलेगी। लेकिन अभी जो नए आंकड़े हैं उनमें आपको कई जगह इसकी 8,850 भी मिल जाएगी, कई जगह इसकी 8,850 भी मिल जाएगी, कई जगह इसकी 8,848 भी मिल जाएगी। तो पुराने जो आंकड़े हैं किताबों में वो तो यही दे रखे हैं, 8,848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। हालांकि माउंट ये जो हिमालय है ना, हिमालय श्रृंखला विश्व की सबसे नवीन श्रृंखला है, विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है। तो जो नई पर्वतमाला है उसकी हाइट बढ़ती है, तो धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ रही है। अभी हिमालय की हाइट बढ़ रही है, अरावली की हाइट घट रही है, क्योंकि अरावली सबसे वृद्ध आपके ये आपके पर्वत श्रृंखला है, सबसे बूढ़ी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली, है ना। ये बुजुर्ग हो गई है, ये जवान है, युवा है, तो इसका हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हाँ है, हाँ हमारे तो पुरानी है सबसे, ये तो सबसे पुरानी है अरावली। अरावली सबसे पुरानी है, इसलिए अरावली है वर्तमान में जो अवस्था है ना वो इसकी आगे धीरे धीरे टूट रही है, तो ये प्रौढ़ अवस्था में आ रही है धीरे धीरे। अरावली का विस्तार है आपके खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर अरब सागर से और दिल्ली तक है, रायसीना हिल्स जो बोलते हैं, इसलिए अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं, क्योंकि अरावली की उत्पत्ति अरब सागर के खेड़ ब्रह्मा में से हुई है, अंतिम जड़ें इसकी अरब सागर में बताई गई हैं। ठीक है, सुनील छेत्री, ये सुनील छेत्री तेलंगाना के हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ध्यान में रखना, आपको पूछ ले भारत के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने संन्यास का अनाउंसमेंट किया है? तो सुनील छेत्री ने। और सुनील छेत्री का जो संबंध है वो भारत के किस खेल से था? फुटबॉल से था। किससे था? फुटबॉल। तो ये ध्यान में रखना। फुटबॉल से याद आया आपके फीफा वर्ल्ड कप, तो ये भी ध्यान में रखना। कौन सा वर्ल्ड कप है? फीफा। फीफा कितने प्रकार का होता है? तो एक तो पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। अब तक अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो पुरुषों का फीफा विश्व कप कितनी बार हुआ है? 22वां पुरुष फीफा विश्व कप कब हुआ था? 2022 में, 24 में, 2022 में हुआ था। और ये कहां हुआ था? दोहा कतर में। कहां हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। और इस फीफा विश्व कप में जो विनर रहे थे वो रही थी अर्जेंटीना। कौन रही थी? अर्जेंटीना। विनर कौन रहा था? अर्जेंटीना। ये ध्यान में रखना है। लियोनेल मेसी इसके कप्तान थे। और जो महिला आपके अभी तक फीफा विश्व कप हुए वो है 9 बार। कितनी बार हुए हैं? 9 बार। तो इसका तो केवल आप क्रम संख्या ध्यान में रखो कि 9 बार हुआ है। ठीक है, और ये कितनी बार हुआ है? 22 बार। अगला फीफा विश्व कप जो होगा वो होगा 23वां। फीफा विश्व कप कितने साल से होता है? कि 4 वर्ष से। कितने वर्ष के गैप से होता है? 4 वर्ष के गैप से फीफा विश्व कप होता है। अगला होगा 2026 में। तो कौन सा होगा? 23वां। कौन सा होगा? तो 23वां फीफा विश्व कप 2026 यूएसए, कनाडा व मेक्सिको में होगा। कहां होगा? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, इन 3 देशों में होगा। और ये कौन सा विश्व कप होगा? तो ये होगा आपके 33वां फीफा विश्व कप। सॉरी 23वां सॉरी 33वां तो ओलंपिक है। 23वां फीफा विश्व कप, ये ध्यान में रखना। पुरुषों की बात कर रहे हैं, इन 3 देशों में होगा। इनको तीनों को एक साथ हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ठीक है, समझ में आ गई ये बात?
तो ये ध्यान में रखना है। अभी एक नाम और चर्चा में भी रहा था अभी कुछ समय पहले, दोहा कतर, एक इस कारण से और भी चर्चा में रहे, कोई बता सकता है क्या? नहीं, बाढ़ तो थी, बाढ़ के अलावा बताओ। अभी पिछले 3-4 दिनों से क्यों चर्चा में रहा था दोहा? देखो, एक भाला फेंक की प्रतियोगिता होती है दोहा में, जिसे कहते हैं दोहा डायमंड लीग। क्या कहते हैं? दोहा डायमंड लीग। और उसे आपके प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और अभी उड़ीसा में हुआ है फेडरेशन कप। कौन सा कप? और फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, आगे शायद बात लिखी हुई मिल जाएगी। आगे चलूं। अब देखो, एक नाम है रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड एक व्यक्ति का नाम है। इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और रस्किन बॉन्ड की सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रंस, आधी रात को टाबर कुक है ना? हाँ, मिडनाइट चिल्ड्रंस ये होता है आधी रात को टाबर। हाँ रुक जाओ थे विद्वानों, रुक जाओ। इसमें आपको 3 नाम ध्यान में रखना है। देखो, आपके यूनेस्को ना, यूनेस्को पहले सुन लो। देखो, एक संस्था है यूएनओ, संस्था का नाम क्या है? यूएनओ की एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। ये यूनेस्को है, ये कल्चरल साइट है। कैसी साइट है? देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी यहां पर आपके एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड जो भी आपके स्थल है उनको यहां पर हेरिटेज साइट के रूप में शामिल करते हैं यूनेस्को में। यूनेस्को में 2 प्रकार की साइट है, एक तो टेंजिबल साइट और एक इनटेंजिबल साइट, यानी मूर्त सूची और अमूर्त सूची। 2 प्रकार की सूची इसमें शामिल होती है। तो मूर्त सूची में भारत के 42 साइट शामिल है और अमूर्त सूची में भारत की 15 साइट शामिल है यूनेस्को में। तो यूनेस्को में ये टोटल कितने साइट शामिल है? 57। कितनी है? अभी इधर आपके 2 साइट अभी हाल ही में जुड़ी है। कौन सी जुड़ी थी? तो एक तो होयसल के मंदिर, होयसल के मंदिर है कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य के होयसल के मंदिर जुड़े हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। और एक इधर कौन सा जुड़ा है? शांति निकेतन विश्वविद्यालय जो आपके बंगाल में है। ये 2 स्थल अभी नए जुड़े हैं। और एक जुड़ा है आपके गरबा नृत्य, और गरबा नृत्य जुड़ा है इंटेंजिबल साइट में, अमूर्त स्थल सूची में। तो टोटल 3 नए जुड़े हैं। अब देखो, यूनेस्को की एक संस्था और है, उस संस्था का नाम सुनना। उस संस्था को हम इस नाम से जानते हैं, उसको पूरा क्या कहते हैं सुनना, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। ये इसका पूरा नाम है, मेमोरी। ये देखो पूरा नाम है इसका, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। ठीक है, ये जो आपके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है, इसमें भारत के 3 चीजें शामिल हुई है। एक तो रामचरितमानस शामिल हुआ है जिसके आपके लेखक है तुलसीदास। एक शामिल हुआ है पंचतंत्र, और पंचतंत्र के लेखक कौन है? और एक है आपके सहृदय लोकन, और इसके लेखक है आनंदवर्धन। इन तीनों को आपके यूनेस्को की एक साइट है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, उसमें शामिल किया है। तो आपको पूछ लें कि यूनेस्को की किस साइट में भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को शामिल किया है? तो किसमें? तो आप शॉर्ट में तो ये नाम ध्यान रखना, MOWCAP, मेमोरी। क्या नाम है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, फिर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसमें इसको शामिल किया गया है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की एक शाखा के रूप में काम करता है। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 43, 43, उनमें एक भारत भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक नाम है इबू ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? इबू। इबू कहां की जगह है? तो इंडोनेशिया। इबू ज्वालामुखी कहां पर है? तो इंडोनेशिया का इबू ज्वालामुखी हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा। तो आपको पूछ ले, इबू ज्वालामुखी जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा, तो कहां स्थित है? इंडोनेशिया। ये ध्यान में रखेंगे। फिर एक नाम है रिचर्ड रिक स्लेमेन। देखो इसे ये जो नाम है ना, रिचर्ड रिक स्लेमेन, ये यूएसए का है। इसको अमेरिका काटो, यहां लिखो यूएसए, अमेरिका नॉट ए कंट्री। कंट्री का नाम है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो रिचर्ड रिक स्लेमेन है, इनका निधन हो गया और इनके सुअर की किडनी लगी हुई थी। 2 महीने हो गए सुअर की किडनी लगे हुए, अब फ्लॉप हो गई तो इनके निधन हो गया। तो सुअर की किडनी लगने वाले किस व्यक्ति, देखो पहला ही व्यक्ति है जिनके सुअर की किडनी लगी थी और उनकी डेथ हो गई, ध्यान में रखना।
पिछले 2022 में एक ऐसा व्यक्ति था जिनके सुअर का दिल लगा था, सुअर का हृदय, सुअर का हृदय लगाया था, लेकिन वो 11 दिन बाद मर गया था। सुअर का, जिस व्यक्ति के हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था उस व्यक्ति की 11 दिन बाद मृत्यु हो गई थी, क्योंकि सुअर का हृदय और मानव का हृदय सेम होता है ना। सुअर को भी लिटने की आदत होती है हर जगह, आदमी को भी होती है। हाँ, नहीं देखा क्या? हाँ, तो वो ऐसे नहीं देखता पानी कैसा है, हमें उसे देखना है। तो रिचर्ड रिक स्लेमैन जो है वो यूएसए के थे, उनको निधन हो गया। और इनके आपके किसकी किडनी लगी हुई थी? तो सुअर की किडनी लगने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया, ध्यान में रखना। फिर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 में होगी, अभी हुई नहीं है। और ये कहाँ होगी? नीदरलैंड को ही कहते हैं, हॉलैंड क्या कहते हैं? और हॉलैंड का ये एक शहर है एम्स्टर्डम। कौन सा शहर है? एम्स्टर्डम, जहां से आपके फर्स्ट एड चिकित्सा, जिसे हम कहते हैं ना प्राथमिक उपचार, उसकी शुरुआत वहीं से मानी गई है। लगभग आपके 1767 के समथिंग, 1767 ऐसा कहते हैं कि पहले जब रोम था ना, रोम आज हमें कहते हैं इटली, इटली का एक शहर है रोम। ये रोम नहीं, रोम पहले एक साम्राज्य हुआ करता था, जिसे रोम की सभ्यता बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे भारत पाकिस्तान दोनों के रूप में ना, इंडस सिविलाइजेशन, तो इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो रोम की सेना में सबसे पहले प्राथमिक उपचार काम शुरू हुआ था, कि रोम की सेना में जब सैनिक युद्ध करते घायल हो जाते तो उन्होंने फर्स्ट एड देना शुरू किया था, प्राथमिक उपचार करना शुरू किया था कि ले भाई तेरे लाग गई पार्टी कर दूं, है ना, तू 5 मिनट रेस्ट कर। देखो एक आपके तो नहीं लिखते, एक आपके एक नाम आता है प्राइज, प्राइज आर, इसको प्राइज आर बोलते हैं। आप क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम आपने देखा होगा, कुत्ता है ना, कुत्ता सबसे पहले जैसे ही खड़ा होता है ना तो वो अंगड़ाई लेता है ना। आदमी सुबह सुबह खड़ा होता है तो ऐसे क्यों करता है? वो अंगड़ाई लेता है ना ऐसे, या ऐसे ऊपर हाथ करते हैं, ऐसे उबासी लेता है लंबी सी। वो क्यों लेता है? क्योंकि व्यक्ति को दिन की दिनचर्या शुरू करने से पहले वार्म अप करना चाहिए, तो वो उसका वार्म अप होता है। आप सीधे खड़े होते ही मान लो खाट से चारपाई से नीचे पांव रखा और पांव आपका रखने लायक था ही नहीं, मतलब उस स्थिति में पांव ने अपनी वो कहते हैं ना पोजीशन नहीं ली थी और आपने नीचे रख दिया, तो कई बार क्या होते हैं पग में कहते हैं ना मुल्ड पड़ गई, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आप उस पांव को रखने की मुद्रा में नहीं थे, आपने पहले पूरा वार्म अप नहीं किया था। कई बार क्या करते हैं कोई खिलाड़ी जैसे ही मैदान में उतरता है, उतरते ही चोटिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो वार्म अप नहीं करके आया। अलग अलग वार्म अप होती है, सही रूप से जो खिलाड़ी वार्म अप करके मैदान में नहीं आता वो 100% चोटिल होता है मैदान में जाते ही। आपने देखा होगा कल सचिन का छोरा आते ही चोटिल हो गया मुंबई, वो इसलिए हो गया वार्म अप करके नहीं आया, तो बिस्किट खा रहे हो बेटो, आता ही चोटिल। हाँ, इसलिए बाहर कई बार देखोगा पांड्या को हरकत करते हुए, देखे ना, वो पांड्या इसलिए करता है कि मैं जाते ही मेरा हार्ड गोडा खुले हुआ तो छक्का मारूं, लेकिन मैं हार्ड गोडा खुले को नहीं। तो सबसे पहले आपको वार्म अप करना होता है। आप मैदान में जाते हो तो देखो सबसे पहले होता है कि आप चोटिल नहीं हो, इसके लिए आप वार्म अप करके जाओ। और वार्म अप करने के बाद में आप जैसे ही मैदान में जाओ तो आप इस प्रकार से जाओ कि आप चोटिल नहीं हो। तो सबसे पहले आप ले प्रोटेक्शन। क्या ले? प्रोटेक्शन ले। प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप हेलमेट लगा के जाओ, आप पैड लगा के जाओ, आप जो भी ग्लव्स वगैरह है वो लगा के जाओ, बेट लेके जाओ, है ना, तो एल गार्ड वगैरह जो भी है आप लगा के जाओ, ठीक है ना। इसका जिम्मेदार कौन होता है? खिलाड़ी। अगर लगा के नहीं जाता है तो जिम्मेदार कौन है? अगर खिलाड़ी लगा के नहीं जाता है तो उसका जिम्मेदार होता है कोच। और अगर कोच और खिलाड़ी दोनों मिलकर गए, कोई बात को नहीं भाई जी तू बिना हेलमेट खेल, और अगर चोट लग गई तो दोनों जिम्मेदार है, खिलाड़ी भी कोच भी, और उनसे सवाल पूछेगा एसोसिएशन यानी सरकार, तीनों जिम्मेदार हैं। तो प्रोटेक्शन देना जिम्मेदारी है सबसे पहले, कि चोट लगे ही नहीं। फिर भी कई बार चोट आ जाती है, चोट आ जाती है तो सबसे पहले उस खिलाड़ी को कराओ रेस्ट, चुपचाप बिठा दो भाई जी बैठ जा। अपन यहाँ कहें भाई जी थोड़ा भाज ऊंचो ऊंचो कूद, गलत बात है। चोट लगने के बाद आप उसको रेस्ट कराओ, आराम दो। आप उसको ऐसे नहीं कि ना मसल ना, मसाज मना है। चोट लगने के बाद में 4 चीज हराम है। क्या चीजें? 4 चीज हराम है। सबसे पहले हीट, गर्म कोई भी आप तापमान नहीं दे सकते उसको। आर का मतलब है आप उससे रनिंग नहीं करवा सकते, आप उसको एल्कोहल नहीं पिलवा सकते, और आप उनकी मसाज नहीं कर सकते। ये 4 चीजें हराम है चोट लगने के बाद में। रुक जा तुम, मैं पिला से दूध दे। तो फिर क्या कराओ? रेस्ट। अब रेस्ट आपने कई बार देखा होगा, हम जब दौड़ करते हैं ना, दौड़ करते वक्त हमारे आ जाती है चोट, तो हम क्या करते हैं बर्फ लेते हैं, बर्फ, और बर्फ लेकर उसका सिकताव करते हैं। तो फिर क्या करनी चाहिए आपको? आइस थेरेपी बोलते हैं उसको, आइस थेरेपी।
बर्फ ले, कपड़े में लपेटो, सीधी नहीं, कपड़े में लपेटो, रखो मत, उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ, उसको कहते हैं आइस थेरेपी। आप रख दिया तो वो आपके लाल चकता बन जाएगा, उसे कहते हैं आइस बर्न। क्या कहते हैं? आइस बर्न कहते हैं। फिर आप क्या करो, उसके फिर आप कंप्रेशन दबाव दो, यानी जैसे ही आपकी आइस थेरेपी पूरी हुई तुरंत तौलिया लपेट लो या टेप चिपका दो, जिससे क्या सूजन नहीं आए। फिर आप फिर आप क्या करो, उसको उठाओ, यानी जो आपके अंग के चोट लगी है, आपने देखा होगा कभी हाथ के चोट लगी है तो डॉक्टर हाथ को सीधा नहीं रखता, वो उसको बांध देता है ऐसे। वो इसलिए बांधता है कि आपके जो रक्त का प्रवाह है वो थोड़ा धीरे हो, इसलिए आप बांध देता है। तो उसको उठा के रखो, जो चोट वाला स्थान है उसको थोड़ा उठा के रखो। और लास्ट में आता है रिहेबिलिटेशन, इसको बोलते हैं पुनर्वास। अगर चोट ज्यादा गहरी है तो फिर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हो। इसके बीच में चोट लगने के बाद आपको प्राथमिक उपचार दिया जाता है। प्राथमिक उपचार आपको चोट से बचाता है क्या? प्राथमिक उपचार तो चोट लगने के बाद दिया जाता है, तो चोट से नहीं बचाता, वो जीवन से बचाता है कि भाई जी कोई बात को नहीं, चोट लागी मरणों बचाओ, जीव तो लेर जाओ। हाँ, तो वो होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यहां दिया जाता है, यहाँ। ये जो आपके पुनर्वास होता है उससे पहले होता है। तो ये आपके एथलेटिक्स, अपना काम इतनी दूर है, फिर डॉक्टर का है। विशेषज्ञ के पास जाने के बाद में हमारा कोई काम नहीं, फिर आप चुपचाप बैठ जाओ, आपको ज्ञान नहीं देना उसको। हाँ है लगने से पहले तो बड़ा अंतर्यामी हो रहे हो बेटा, ब्याह पहले टाबर जामर छोड़ियो। अब सुनो, एक व्यक्ति का नाम है पी श्याम निखिल। क्या नाम है? आपने पिछले में पढ़ा था 84वां ग्रैंड मास्टर, इसमें हो गया 85वां ग्रैंड मास्टर। कौन बना है? पी श्याम। 84वीं थी रमेश बाबू। क्या नाम था? रमेश बाबू वैशाली। रमेश बाबू तो वैशाली के बापू का नाम था, ठीक है ना। तो वैशाली जो है वो आपके 84वीं ग्रैंड मास्टर है, और 85वीं ग्रैंड मास्टर है पी श्याम निखिल, ठीक है। अभी एक ट्रॉफी होती है अजलन शाह ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है? अजलन शाह ट्रॉफी का संबंध है ना वो फुटबॉल हॉकी से। किसे है? और ये प्रत्येक साल मलेशिया में खेली जाने वाली हॉकी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन कहां होता है? मलेशिया में प्रत्येक वर्ष खेली जाने वाली हॉकी प्रतियोगिता का नाम क्या है? अजलन शाह। और इस बार अजलन शाह की कौन सा टूर्नामेंट हुआ? 30वें टूर्नामेंट को जीता किसने? जापान ने। और किसको हराते हुए? भारत ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया था। भारत आज तक 5 बार का विनर है। कितनी बार का विनर है? 5 बार का विनर है। तो ध्यान में रखना, 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता है जापान, उप विजेता है पाकिस्तान। अभी देखो एक टूर्नामेंट और हो गया, ये देखो 2 वाली बात लिखी हुई, देखो नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंक प्रतियोगिता में मई 2024 में जीते पदक, 2 पदक जीते हैं। एक तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित फेडरेशन कप में तो कौन सा मेडल है, और एक पड़ा था 2 डायमंड लीग में, उसने कौन सा पदक है। ये दोनों बातें मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले। फिर देखो एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, देखो 2 प्रतियोगिता होती है, आपने पहले से लिखी हुई है तो अच्छी बात है। एक होता है आपके देखो थॉमस कप। कौन सा टूर्नामेंट होता है? थॉमस कप। और एक होता है उबेर कप। कौन सा कप है? ये दोनों के दोनों जो टूर्नामेंट है ना, थॉमस कप और उबेर कप है, ये दोनों के दोनों टूर्नामेंट है किसके? बैडमिंटन के। किसके हैं? बैडमिंटन के टूर्नामेंट है ये। और ये 2 साल से खेले जाते हैं। कितने वर्ष के गैप से? 2 वर्ष से खेले जाते हैं। तो इसमें अंतराल कितने साल का है? 2 वर्ष के टाइम गैप से ये टूर्नामेंट खेले जाते हैं। एक का नाम तो है थॉमस कप और एक का नाम है उबेर कप। ये दोनों के दोनों टूर्नामेंट है किसके है? बैडमिंटन के। किसके हैं? बैडमिंटन के हैं। और थॉमस कप है ये पुरुषों का बैडमिंटन है। किसका बैडमिंटन है? और ये जो उबेर कप है ये किसका बैडमिंटन है? महिलाओं का। तो महिला बैडमिंटन का नाम तो है उबेर कप है, और पुरुष बैडमिंटन का नाम जो है वो है थॉमस कप। अभी देखो 2022 में हुए थे थाईलैंड में, 22 के बाद में 24 में हुए चीन में। तो इस बार कहां पर हुए हैं? तो 2024 की बात करूं तो 2024 में ये टूर्नामेंट कहां हुआ है? थॉमस कप है चीन में हुआ है, ये भी 2024 में कहां हुआ है? तो दोनों एक ही जगह पर होंगे, ये ध्यान में रखना। 2 साल के गैप से होते हैं। अब दोनों का ही विनर कौन रहा है? तो विजेता इसका भी कौन रहा है? चीन। और इसका भी कौन रहा है? 12 साल बाद ऐसा हुआ है कि किस दोनों टूर्नामेंटों को एक साथ चीन ने जीता है। 12 साल बाद भाई। पिछली बार हमने थॉमस कप भारत ने जीता था, और भारत थॉमस कप का पहली बार विजेता रहा था 2022 में। इससे पहले भारत ने कभी थॉमस कप नहीं जीता है। थॉमस कप आज तक हो गया 34 बार, ये हो गया 31 बार। ये कितनी बार हो गया? 34 बार। वो कितनी बार हो गया? 31 बार। तो जिनके पास बुक है वो बुक में भी करेक्शन कर लेना, स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है उसमें कि 34, उसमें 33वां लिखा हुआ है, 30वां लिखा हुआ है।
तो आपके अभी 2024 का इंडोनेशिया को हराते हुए किसको हराया है? रनर अप कौन रहा है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया तो रहा है रनर अप, और विजेता कौन रहा है? विनर कौन रहा है? चाइना। और इधर चाइना ने जापान को पराजित किया है। इधर किसको पराजित किया है? जापान को। तो चाइना ने उबेर कप में तो जापान को पराजित करते हुए आपके जीत लिया है उबेर कप का टूर्नामेंट 31वां, और थॉमस कप में चीन ने इंडोनेशिया को पराजित करते हुए ये जीत लिया है। तो दोनों टूर्नामेंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये बैडमिंटन के टूर्नामेंट है, 2 साल से होते हैं। हाँ जी, देख दिया क्या? जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, आगे चलो मैं। है, चलूं क्या? ठीक है ठीक है। आपको ध्यान में रखना है थॉमस कप उबेर कप दोनों का विनर कौन है? इंडोनेशिया नहीं है, चीन है। कौन है? चीन है। ठीक है। और 12 साल में ऐसा हुआ है कि चीन दोनों में विनर रहा है। पिछली बार थॉमस कप का विजेता रहा था आपके भारत। भारत ने इंडोनेशिया को पराजित किया था पिछली बार। ठीक है। और उबेर कप का पिछली बार विजेता था कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उन्होंने चीन को हराया था पिछली बार। आगे चलो अब। है, इस बार चीन है, पिछली बार। इस बार तो दोनों का ही विनर चीन है, चाहे थॉमस कप और चाहे उबेर कप हो। अब लास्ट में ही चल रहे हैं। एक है, इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित PS4 लिक्विड रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण किया। ये ध्यान में रखना, पूछ ले हैं कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो PS4 का किया है। ठीक है, जैसे हमारे होता है ना BS6 BS4 वैसे। अब देखो, एक नाम है फ्लोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, और एक पाकिस्तान वाली बात इंपॉर्टेंट थी, शायद मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि पाकिस्तान USA के साथ मिलकर वो चाइना के साथ मिलकर चंद्रमा पे जाएगा। ठीक है। तो ये फ्लोट जो है ना, फ्लोट वो क्या है कि चंद्रमा पर है ना, चंद्रमा पर है। नासा है ना, नासा जो USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो है ना, वैसे USA की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। ये नासा आपके जो क्या बनाएगी? रेलवे सिस्टम बनाएगी चंद्रमा पर। क्या बनाएगी? जिसका नाम क्या है? प्लॉट। क्या नाम है? तो ध्यान में रखना, नासा द्वारा चंद्रमा पर जो रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा उसका नाम क्या दिया है उसने? फ्लोट नाम दिया। तो पूछ ले, हाल ही में चर्चा में रहा फ्लोट क्या है? तो नासा द्वारा चंद्रमा पर जो रेलवे सिस्टम बनाने की तकनीक का जो अनाउंसमेंट किया है उसका नाम है फ्लोट।